नमस्कार साथियों, आज हम इस टॉपिक में आप लोगों के लेकर आए हैं तो गोहिल वंश के बहुत ही शानदार और शॉर्ट नोट्स दोस्तों, जो कि आने वाले तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, लेब असिस्टेंट का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस टॉपिक को आपको पढ़ने से 15 से 4 से 5 घंटे लग जाते थे, उस टॉपिक को मात्र हम दोस्तों 15 मिनट में कवर करने वाले। गोहिल वंश के दोस्तों बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए, जहां से कट कॉपी क्वेश्चन बार क्वेश्चन पूछेगा। एक भी दोस्तों टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों पता कर लेते हैं दोस्तों गोहिल वंश के बारे में। गोहिल वंश जो कि दोस्तों मेवाड़ के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि आधुनिक दोस्तों उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ का क्षेत्र माना जाता था। इसके दोस्तों वंश के नामकरण की चर्चा करें तो कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर एक गोहिल नाम का एक प्रतापी शासक हुआ था, उसी के नाम पर गोहिल वंश का दोस्तों नाम पड़ा था। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों डॉक्टर ओझा, आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में के लगभग गोहिल नामक दो व्यक्ति था, इसने दोस्तों गोहिल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 566 ईस्वी में। किसके अनुसार? डॉक्टर ओझा के अनुसार। कहा जाता है दोस्तों कि गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए थे, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना इंपोर्टेंट है। अबुल फजल इस बात को मानता है कि जो गोहिल वंश के जो शासक थे वो ईरान के शासक दोस्तों नौशेखा से संबंधित मानता है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इन्हीं गोहिल वंश के शासकों को वल्लभी के शासकों से संबंधित किया था। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वहीं दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों मूणत सिंह और गोपीचंद शर्मा की, तो इन्होंने जो गोहिल वंश था इसे दोस्तों ब्राह्मण से संबंधित माना था, ये बात आपको याद रखनी है। तो अबुल फजल ने किससे माना? ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना। कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना। मूणत सिंह और गोपीनाथ शर्मा ने इसे ब्राह्मणों से संबंधित माना, ये बात आपको याद रखना है। पहले शासक की तरफ चलते हैं, बप्पा रावल। बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपके लोगों के लिए तैयार किए गए, जहां से कट कॉपी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मात्र 1 मिनट में, पूरे शासक कंप्लीट। देखिएगा दोस्तों, बप्पा रावल 734 से दोस्तों 753 ईस्वी के बीच में इसका टाइमिंग पीरियड आता है। इसने दोस्तों चित्तौड़गढ़ को विजिट कर लिया था 734 ईस्वी में, और मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बप्पा रावल ने किसको हराया था? मान मौर्य को हराया था और चित्तौड़ को विजिट किया था 734 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी नागदा बनाई थी। किसने? बप्पा रावल ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी दोस्तों, क्या बनाई थी दोस्तों? नागदा, जो कि उदयपुर में स्थित है। और इसी ने दोस्तों, किसने? बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में, याद रखना, एकलिंग जी का मंदिर, जिसे लकुलिश के भी कहा जाता है, इसके मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? बप्पा रावल ने। तो कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया बप्पा रावल ने। इनके जो कुल देवता माने जाते हैं वो एकलिंग जी ही आते हैं, जो कि गोहिल वंश के कुल देवता भी कहे जाते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। बप्पा रावल की मैं चर्चा करूं तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो डॉक्टर ओझा के अनुसार इसका मूल नाम कालबो था। क्वेश्चन बन सकता है कि किस विद्वान के अनुसार, दोस्तों जो बप्पा रावल था इसका नाम, मूल नाम कालबो था। तो डॉक्टर ओझा के अनुसार, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो बप्पा क्या थी दोस्तों? बप्पा इसकी एक उपाधि हुआ करती थी, या इसे दोस्तों इसका एक खिताब हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये भी बात याद रखने की, बप्पा क्या थी? इसकी एक उपाधि थी, मूल नाम कालबो था। विदेशी आक्रमणों की बात करें तो दोस्तों विदेशी जो आक्रमण हुई थी इसके समय पे इन्होंने सिंध तक विदेशी सेनाओं को खदेड़ दिया था। किसने? बप्पा रावल ने। विदेशी आक्रमण हुए बप्पा रावल के समय जो तो चित्तौड़गढ़ के ऊपर, और इसने दोस्तों उन व्यक्तियों को सिंध तक खदेड़ दिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। कहा जाता है दोस्तों इस बप्पा रावल की जो तुलना है वो इतिहासकार दोस्तों सी.वी. वेद के द्वारा, एक इतिहासकार होते हैं सी.वी. वेद, उन्होंने इस बप्पा रावल की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टन से की थी। और चार्ल्स मार्टन की बात करें तो वो व्यक्ति था जो कि फ्रांसीसी सेनापति था। दोस्तों कौन था? दोस्तों फ्रांसीसी सेनापति था। इससे इसकी तुलना की जाती है, किसकी? बप्पा रावल की। तो ये था दोस्तों हमारे बप्पा रावल के बारे में पूरी इतिहास की कहानी, जितनी भी हमने चर्चा कर ली मात्र 1 मिनट में। आइए चर्चा करते हैं। मेवाड़ का दूसरा शासक आता है दोस्तों जेत्र सिंह। जेत्र सिंह वो व्यक्ति जो कि 1213 ईस्वी में दोस्तों शासक बनता है, और 1253 ईस्वी तक दोस्तों ये शासक बना रहता है। जिस प्रकार से हमने दोस्तों बात की दोस्तों की 753 ईस्वी तक दोस्तों शासक कौन बना रहा था? 734 से बप्पा रावल। उसी प्रकार से 1253 ईस्वी तक दोस्तों शासक बनता है 1213 से जेत्र सिंह। जेत्र सिंह की उपाधियों की बात में आप चर्चा करें तो परमार वंश से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के, सॉरी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि जेत्र सिंह ने किन शासकों से दोस्तों चित्तौड़गढ़ को छीना था और अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों किसको बनाया था? दोस्तों परमारों से छीना था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले दो बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी वो क्या थी भाई साहब? नागदा थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। जेत्र सिंह की चर्चा करें तो भाई साहब जेत्र सिंह के समय युद्ध हुआ था, भूतला का युद्ध। अभी हाल ही में रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भूतला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। कब हुआ था?
1227 में बूता लगा युद्ध होता है जिसमें दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हरा देता है। कौन भाई हरा देता है? दोस्तों जयत्र सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था दोस्तों इल्तुतमिश, और इस इल्तुतमिश की दोस्तों सेना को पराजित कर देता है भैया जी जयत्र सिंह। जयत्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है, इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है जयसिंह सूर्य का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों हमीद मद मर्दन। याद रखना दोस्तों, जयसिंह सूर्य दोस्तों एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे दोस्तों जयत्र सिंह के समय। इस जयसिंह सूर्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। इसमें दोस्तों इस युद्ध का दोस्तों वर्णन देखने को मिलता है, और इस जयसिंह सूर्य ने अपने इस हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा है। ये बात आपको गौर करने वाली बात है। विशेष तथ्य क्या है दोस्तों इस ग्रंथ के बारे में कि जो ये हमीर है ना, ये हमीर कौन है? ये इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, उसको ही दोस्तों जयसिंह सूरी ने क्या कहा है? हमीर कहा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसे दोस्तों आप मेवाड़ का जो शासक है हमीर, उसको गलती से भी मत समझ लेना। मैं फिर आपको लोगों को बता दूं, जयत्र सिंह के समय दोस्तों जयसिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उस इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जयत्र सिंह दोस्तों जो इल्तुतमिश की सेना को हरा देता है उसके बारे में दोस्तों डॉक्टर ओझा, फिर दोस्तों वही बात डॉक्टर ओझा ने दोस्तों बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताई। जयत्र सिंह के बारे में वो एक बात कहता है कि ये गुलाम वंश के समय दोस्तों सबसे बड़ा प्रतापी शासक हुआ था। कौन दोस्तों? जयत्र सिंह। गुलाम वंश की बात करें तो दोस्तों गुलाम वंश उस समय दोस्तों दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा था, और उसके समय राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो शासक हुआ था वो थे दोस्तों जयत्र सिंह। कौन कहते हैं? इन्हें गुलाम वंश के समय का सबसे बड़ा प्रतापी शासक माना जाता है। किसको? जयत्र सिंह को। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह वही दोस्तों रानी पद्मिनी का पति। ठीक है दोस्तों। तो इस पति रानी पद्मिनी का जो पति था, जो इसका दोस्तों हस्बैंड था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रतन सिंह 1302 में शासक बनता है और 1303 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 1 से 1.5 साल तक दोस्तों ये शासक बना रहा रतन सिंह। हुआ क्या दोस्तों कि दिल्ली के समय पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में। उस आक्रमण का दोस्तों कारण क्या था? आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली ने क्यों, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों चित्तौड़ पर आक्रमण किया? भाई साहब आक्रमण किया था साम्राज्यवादी नीति की महत्वाकांक्षा के कारण, और चित्तौड़गढ़ की जो उपयोगिता थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो था ना भाई साहब, दिल्ली से जब गुजरात जाते थे ना तो चित्तौड़ होकर मेवाड़ होकर ही जाते थे। इस वजह से भी दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी था वो दोस्तों चित्तौड़ को पाना चाहता था। लेकिन दोस्तों पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया था 1540 ईस्वी में मलक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जो जायसी था, इसने 1540 ईस्वी में पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। इसमें दोस्तों उसने माना कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था चित्तौड़ के ऊपर, उस आक्रमण का जो कारण था वो रानी पद्मिनी थी। कौन थी? रानी पद्मिनी, जो कि रतन सिंह की पत्नी थी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल महिला थी दोस्तों। वो अलाउद्दीन खिलजी उसको पाना चाहता था, ऐसा कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी कहता है। क्यों, किस में कहता है? अपने ग्रंथ पद्मावत में कहता है। 1540 ईस्वी में लिखा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों जैसे ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण कर देता है तो दोस्तों रतन सिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है? साका किया जाता है, और जो महिलाएं होती है वो जोहर करती है। कहा जाता है दोस्तों रतन सिंह ने गोरा और बादल की वीर गति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में दोस्तों यहाँ पर जोहर कर लिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रतन सिंह, गोरा और बादल ने क्या किया दोस्तों? यहाँ पर जोहर किया, सॉरी दोस्तों साका किया, और महिलाओं ने क्या किया भाई साहब? यहाँ पर जोहर किया। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ में दोस्तों यहाँ पर एक इतिहासकार भी आता है जिसका नाम देखने को मिलता है अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह। इस खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों से इससे पहले आप लोगों से बताया था कि जयत्र सिंह के समय जो भूतला का युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन देखने को मिलता है वह हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो कि जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी और जो रतन सिंह था इसके बीच में जो युद्ध होता है उसका वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कहा जाता है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ को विजित कर लेता है, और अलाउद्दीन ने इस चित्तौड़ को जीतने के बाद में इसका नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था दोस्तों? खिजराबाद रखा था। तो ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहा जाता है कि दोस्तों ये अंतिम दोस्तों मेवाड़ की जो रावल शाखा थी ना, मेवाड़ में गुहिल वंश की रावल शाखा हुई थी, उस रावल शाखा का दोस्तों अंतिम राजा माना जाता है। किसको माना जाता है? रतन सिंह को। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो रतन सिंह को दोस्तों रावल शाखा का अंतिम दोस्तों क्या माना जाता है? शासक माना जाता है। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों राणा हमीर की। दोस्तों ये व्यक्ति आ गया राणा हमीर। तो आप याद रखना दोस्तों, मैं नोट लगा करके यहाँ पर एक बात लिख देता हूं कि हमीर मद मर्दन। क्या लिखी थी? हमीर मद मर्दन।
नामक ग्रंथ किसने लिखा था भाई साहब? जयसिंह सूरी ने। जयसिंह सूरी ने जो ये ग्रंथ लिखा था ना, जयसिंह सूरी, दोस्तों जयसिंह सूरी। तो यहाँ पे जयसिंह सूरी ने हमीर किसको कहा था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को ही कहा था। किसको कहा था? दिल्ली का जो सुल्तान था ना इल्तुतमिश, उस इल्तुतमिश को कहा था। इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश को हमीर कहा था, न कि इस हमीर को। ये बात आपको याद रखनी है, नोट लगा लेना, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर वो शासक दोस्तों जो कि 1326 ईस्वी में दोस्तों मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। रावल शाखा का जो अंतिम व्यक्ति था रतन सिंह, उसके बाद में लगभग दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 30 सालों तक दोस्तों ये जो मेवाड़ था दोस्तों, वो दोस्तों हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी और इसके दोस्तों जो मुगल साम्राज्य था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो दिल्ली का साम्राज्य था उसके अधीन रहा लगभग 30 सालों तक। 1326 ईस्वी में राणा हमीर दोस्तों यहाँ का शासक बनता है और 1364 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासक बना रहता है। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को इसने पुनः जीता और गुइल वंश की पुनः वापस की स्थापना की। क्वेश्चन बन सकता है कि गुइल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी? राणा हमीर ने। सबसे पहले तो 566 ईस्वी में किसने की? गुहिल नामक व्यक्ति ने की थी, किसके अनुसार? डॉक्टर ओझाई के अनुसार। लेकिन दोबारा कौन करता है? राणा हमीर करता है। राणा हमीर जो कि सिसोदिया शाखा का था, सिसोदा ठिकाना का होने के कारण इनके वंशज सिसोदिया कहलाए। भैया इससे पहले क्या कहलाते थे? इससे पहले कहलाते थे भाई साहब रावल। क्या कहते थे दोस्तों? जैसे कि बप्पा रावल, जेत्र सिंह रावल, तो इससे पहले क्या कहलाते थे? रावल कहलाते थे। लेकिन जो राणा हमीर था ना, ये सिसोदिया ठिकाने का सदा, इस वजह से इसके बाद में जितने भी शासक बने वो सब क्या कहलाए दोस्तों? सिसोदिया कहलाए। इस बात को आपको याद रखना है। कहा जाता है कि दोस्तों इसे दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दोस्तों दिल्ली की जो सेना थी सल्तनत काल की, उस सल्तनत काल से किसको जीत लिया? मेवाड़ को पुनः जीत लिया। किसने? राणा हमीर ने। तो इसे दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। किसमें कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये उपाधि दी गई है। याद रखना किसको दी गई है? राणा हमीर के बारे में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जिसका अर्थ होता है भाई साहब विकट आक्रमणों में सिंह के समान उपस्थित होना। यानी कि जो से विकट आक्रमण हुआ उसके में भी दोस्तों सिंह के समान तत्पर दोस्तों खड़े रहना, ये होता है दोस्तों विषम घाटी पंचानन। किसको कहा गया? राणा हमीर को कहा गया। कहा जाता है दोस्तों कि इस राणा हमीर के समय में दोस्तों सिंगोला का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है भाई साहब? सिंगोला का युद्ध होता है, जो कि कहां पर होता है? बांसवाड़ा में। कहां पर होता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, वहां पर दोस्तों सिंगोला का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया जाता है। किसको हराया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी उसको हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? राणा हमीर के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। जेतर सिंह ने किसको हराया था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। उसके बाद में जो शासक बना दो तो राणा हमीर ने जो जिसको हराया वो था तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, एमबीटी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना। एमबीटी, इस मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इसने 5 योजनाएं लॉन्च की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि पांचों की पांचों क्या हुई थी? रद्द हो गई थी, असफल हो गई थी। तो दोस्तों ये था दोस्तों हमारा राणा हमीर। आइए चर्चा करते हैं राणा लाका के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राणा लाका। राणा लाका वो व्यक्ति जो कि दोस्तों 1382 ईस्वी में शासक बनता है और दोस्तों 1421 तक दोस्तों शासक बना रहता है मेवाड़ का। कहा जाता है कि मारवाड़ के दोस्तों रणमल की एक बहन हुई थी जिसका नाम है हंसाबाई। इससे इसका किसका होता है दोस्तों? विवाह होता है। भाई साहब इसकी मैरिज हो जाती है। राणा लाका की कहां होती है? मारवाड़ का दोस्तों एक लड़की थी दोस्तों हंसाबाई, जो कि रणमल की बहन थी दोस्तों। इनकी दोस्तों ये बहन भाई थे दोनों, रणमल और हंसाबाई। और इसका जो हंसाबाई का विवाह होता है राणा लाका से। लेकिन विवाह की एक शर्त रखी जाती है। शर्त क्या रखी जाती है? कि जो भी हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। भाई साहब शर्त क्या रख दी जाए? हंसाबाई ने एक बात कही कि भाई साहब मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं शादी एक ही बात पर आपसे शादी करूंगी कि जो मेरा पुत्र होगा वही अगला मेवाड़ का क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो राव चुंडा था ना, वो दोस्तों महाराणा लाका का बड़ा पुत्र था। तो लाका का एक पुत्र जिन्होंने राज्य त्याग दिया और राजस्थान का विश्व पितामह कहा जाता है। भाई साहब इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का विश्व पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि राणा लाका का बड़ा पुत्र था राव चुंडा, और राव चुंडा जो था वो हंसाबाई का पुत्र नहीं था। हंसाबाई का जो बेटा है वो गद्दी पर बैठेगा। इस वजह से राव चुंडा ने क्या किया? अपने पिता की लाज रखने के लिए तो अपना पूरे साम्राज्य को त्याग दिया। और इन्हें भी जिस प्रकार से महाभारत में भीष्म पितामह ने अपना साम्राज्य त्यागा था, उस प्रकार राणा जो चुंडा थे इन्होंने भी राजस्थान का जो साम्राज्य था, मेवाड़ का जो साम्राज्य था, उसको त्याग देते हैं। इस वजह से दोस्तों राव चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों राणा लाखा के समय दोस्तों जो
आर्थिक समृद्धि का क्यों महत्व है? क्योंकि इसके समय उदयपुर में जावर की जो खान है ना भाई सब, जावर की खान, इसकी खोज हुई थी किसके समय? राणा लाखा के समय, जहां से चांदी और सीसा का उत्पादन शुरू हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चांदी की भरमार आ गई थी इसके साम्राज्य में, क्योंकि चांदी की क्या मिली भाई साहब? खान मिली थी। इसने राणा लाखा के समय में तो पिछोला जेल का निर्माण कराया गया था एक बंजारे के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थी दोस्तों हमारे राणा लाखा के बारे में जितने महत्वपूर्ण फैक्ट उतनी चर्चा की। आइए चर्चा करते हैं राणा मोकल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राणा मोकल। राणा मोकल वह व्यक्ति जो कि 1421 से 1433 ईस्वी के बीच में लगभग दोस्तों शासक बनता है। बात करते हैं दोस्तों राणा मोकल, ये मोकल वही है जो कि लाखा का पुत्र था और हंसाबाई का पुत्र था। हंसाबाई के भाई की हमने आप लोगों से एक बात की, इसका जो ब्रदर है उसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों रणमल। क्या नाम है? रणमल। तो शुरुआत में जो इसके संरक्षक बनते हैं, शुरुआत में राव चुंडा इसके संरक्षक बनते हैं, क्योंकि ये इसका दोस्तों भाई था, बड़ा भाई था। किसका दोस्तों? राणा मोकल का। तो मोकल का बड़ा भाई था दोस्तों राव चुंडा, जिसे राजस्थान का विश्व पितामह कहते हैं। लेकिन संदेह के कारण राव चुंडा मांडू चले गए थे। कहां पर चले गए थे? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों से दोस्तों कि जैसे ही दोस्तों राणा मोकल ने किसके ऊपर संदेह किया? राव चुंडा के ऊपर, अपने बड़े भाई के ऊपर संदेह किया कि यार तो राज्य हथियाना चाहता है। तो जो राव चुंडा थे इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, फिर भी भाई साहब ये अपने जो संदेह के कारण मेवाड़ को छोड़कर कहां पर चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट बात आती है। राणा मोकल की बात करें तो 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नाम के स्थान पर दोस्तों, जिंदवाड़ा भी कहते हैं दोस्तों, या इसे दोस्तों जिलवाड़ा भी कहते हैं। दोनों शब्द आप लोगों से कंफ्यूजन न हो, जिलवाड़ा भी से कहते हैं और जिंदवाड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीन व्यक्ति आप लोगों के सामने आते हैं, चाचा, मेरा और महपा पवार। इन तीनों ने मिलकर दोस्तों जो ये जो मोकल था ना, इसकी क्या कर दी भाई साहब? हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, चाचा, मेरा और महपा पवार ने मिलकर किसकी हत्या की थी? राणा मोकल की हत्या की थी। तो ये वो है दोस्तों हमारे राणा मोकल। आइए चर्चा करते हैं मेवाड़ की धरा के दोस्तों सबसे महान सपूत, जिसके नाम आता है महाराणा कुंभा, जो कि साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हुए दोस्तों। और दोस्तों कला के क्षेत्र में तो इन्हें इतना ज्ञान था कि अब मुझे नहीं लगता अभी भी शायद ब्रह्मांड में पूरे किसी व्यक्ति को रहा होगा। महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा। आइए चर्चा करते हैं कुंभा के बारे में। राजा रोहन की बात करें तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों राजा मोकल की जो हत्या होती है महपा पवार के द्वारा, चाचा और मेरा के द्वारा, उसी समय दोस्तों 1433 ईस्वी में ये अपने पिता मोकल के बाद में दोस्तों शासक बन जाते हैं। शक्ति का केंद्र की बात करें तो दोस्तों इन्होंने चित्तौड़गढ़ को और कुंभलगढ़ को दोस्तों अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 में इन्हीं के समय पर हुआ था। कब हुआ था? महाराणा कुंभा के समय 1437 में। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराकर बंदी बनाया था इन्होंने, याद ना, ये महमूद खिलजी प्रथम है। जबकि इसके बाद में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है दोस्तों सांगा। इस सांगा के समय दोस्तों जो आता है वो महमूद खिलजी द्वितीय आता है, महमूद खिलजी सेकंड। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्रथम व्यक्ति आया कुंभा के समय, क्योंकि प्रथम व्यक्ति कौन आया? कुंभा आया। सेकंड में स्थान पर कौन आया? सांगा। तो सांगा के बाद में कौन आ जाएगा? सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। कभी भूलने की काम ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। तो मालवा के महमूद खिलजी को हराया। कब हराया भाई साहब? सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में। अब दोस्तों ये जब सारंगपुर का युद्ध जीत लिया तो इसकी विजय में इन्होंने दोस्तों एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किसने कराया? महाराणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, चित्तौड़गढ़ के किले में। कहां पर किला है? चित्तौड़गढ़ के किले में। और कहा जाता है इन्हीं के समय में दोस्तों चंपानेर की संधि हुई थी 1556 ईस्वी में। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में महाराणा कुंभा के समय चंपानेर की संधि होती है। मालवा के सूबेदार महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासकों के बीच में ये युद्ध का दोस्तों गठबंधन किया गया था। तो जो मालवा के जो शासक थे और जो गुजरात के शासकों ने कुंभा के विरुद्ध एक गठबंधन तैयार किया था, वो जो संधि हुई थी वो हुई थी दोस्तों चंपानेर की संधि। ये भी बात आपको याद रखनी है। स्थापत्य की कला की मैं बात करूं तो दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया था। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहने का कार्य करते हैं कवि राजा श्यामल दास। दोस्तों याद रखना, इंपोर्टेंट आते हैं, जो कि मेवाड़ के धरा के दोस्तों सबसे बड़े वीर सपूत हुए थे कवि राज श्यामल दास, जिन जो ये कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने कराया था। दोस्तों दुर्गों में प्रमुख दुर्गों की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, जिसके शिल्पी का नाम आता है दोस्तों मंडन। अचलगढ़ दुर्ग आपको याद रखना है और सिरोही दुर्ग भी आप लोगों को याद रखना है। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो दोस्तों इन्होंने कुंभश्यामी दोस्तों मंदिर बनवाया, श्रृंगार चौरी का दोस्तों मंदिर बनवाया था दोस्तों, एकलिंग जी का दोस्तों विष्णु मंदिर बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के द्वारा कि एकलिंग जी का विष्णु मंदिर जो किसने बनाया था? एकलिंग जी का जो विष्णु मंदिर है तो महाराणा कुंभा ने बनाया था। जबकि एकलिंग जी का जो मंदिर है
भगवान शंकर का वो किसने बनाया था दोस्तों, वो बप्पा रावल ने बनाया था 734 ईस्वी में। तो ये भी बात आपको याद रहे। रणकपुर के मंदिरों का निर्माण कराया गया महाराणा कुंभा के समय। विद्वानों की बात करें तो विद्वता की बात करें तो जो महाराणा कुंभा थे वो वेदों के ज्ञाता थे, स्मृतियों के ज्ञाता थे, उपनिषदों के ज्ञाता थे और राजनीति के तो भाई जब ज्ञाता थे ही से। एक लिंग महात्म्य नामक से इसकी पुष्टि होती है। तो एक ग्रंथ आता है एक लिंग महात्म्य, जिसमें इसकी पुष्टि की जाती है कि जो महाराणा कुंभा थे वो अनेक चीजों के ज्ञाता रहे होंगे। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए थे, जैसे कि मैं बात करूं तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। याद रखना इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत जो ग्रंथ आते हैं ये किसके, महाराणा कुंभा के। इनके द्वारा तो एक टीका भी लिखी गई, चंडी षटक पर तो इन्होंने टीका लिखी, गीत गोविंद पर टीका लिखी और संगीत रत्नाकर पर तो इनके द्वारा टीका लिखी गई थी। किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। ये भी बात आपको याद रखना है। इनके दरबारी तो अत्रि और महेश थे, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार माने जाते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वही दोस्तों जहां पर मैंने आप लोगों से कहा था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वही है जहां पर राणा हमीर को दोस्तों विषमघाटी पंचानन कहा गया है। कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वही है जो कि जिसके दोस्तों जो अत्रि और महेश थे वो इसके दोस्तों क्या माने जाते हैं, दोस्तों लेखक माने जाते हैं। इसकी उपाधियों की मैं बात करूं तो दोस्तों महाराजा धीराज आती है, अभिनव भट्टाचार्य आती है, हिंदू सुरताना आती है, हाल गुरु आती है, राजगुरु आती है और दान गुरु तो आती ही आती है, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार के दान दिए थे। राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, इनकी उपाधियां आती है महाराणा कुंभा की। अंतिम समय में कहा जाता है कि इनको दोस्तों एक उन्माद रोग हो गया था, पेट से संबंधित एक रोग है दोस्तों उन्माद रोग। और दोस्तों 1468 ईस्वी में इनके पुत्र उदा ने इनकी क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। इस वजह से दोस्तों जो उदा है इसको पितृहंता भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। रोग हुआ था अंतिम समय में, लेकिन इसके पिता ने इसका जो पुत्र था उसने इसकी हत्या भी की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। 1468 ईस्वी में इसके पुत्र उदा के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी, महाराणा कुंभा की। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के मेवाड़ की तरह के सबसे बड़े वीर सपूत महाराणा कुंभा, जिन्हें दोस्तों साहित्य जगत ही नहीं दोस्तों बल्कि साहित्य का क्षेत्र दोस्तों चाहे स्थापत्य कला का क्षेत्र हो, इन्हें दोस्तों अक्सर याद किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा वो व्यक्ति दोस्तों जिसे दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव से नींव बजाने पर दोस्तों विवश कर दिया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना में दोस्तों ये सबसे बड़ी बाधा के रूप में साबित हुए थे। लेकिन राजस्थान के वो व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया था। आइए चर्चा करते हैं राणा सांगा के बारे में। 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक दोस्तों इनका दोस्तों कार्यकाल आता है, टाइमिंग पीरियड आता है। कहा जाता है इन्हें इतिहास में हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत अधिक एग्जामों में पूछा जा चुका है। यूपीएससी एग्जाम की तो गौर छोड़ ही दीजिए, यूपीएससी एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि दोस्तों भारतीय इतिहास में किस शासक को हिंदू पथ कहा जाता है, महाराणा सांगा को। याद रखना इंपोर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों कि मालवा से दोस्तों संघर्ष। मालवा के शासक मेदिनी राय को शरण देने के कारण महमूद खिलजी द्वितीय, मैंने आप लोगों से कहा था महाराणा कुंभा के समय महमूद खिलजी प्रथम आएगा। कौन आएगा, महमूद खिलजी प्रथम आएगा। वहीं सांगा के समय दोस्तों द्वितीय आएगा, महमूद खिलजी द्वितीय। क्यों क्यों आखिर ये संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि जो मेदिनी राय था ना दोस्तों, ये मेदिनी राय तो मालवा से भाग कर दोस्तों मेवाड़ आ गया था और महाराणा जो सांगा थे इन्होंने इसको क्या दी थी, शरण दी थी। इस वजह से इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो ये था दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है, इसके बीच में युद्ध होता है। खातौली का युद्ध 1527 में होता है। कब होता है, खातौली का युद्ध 1527 में होता है। दिल्ली के दोस्तों जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के एक अंतिम व्यक्ति माने जाते हैं, इब्राहिम लोदी, उसके बीच में युद्ध होते हैं और दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया जाता है महाराणा सांगा के द्वारा। ये महाराणा सांगा ये दोस्तों यहाँ पर विजित हो जाते हैं, किसमें, खातौली के युद्ध में। 1527 में खातौली का युद्ध हुआ, जो कि कोटा जिले में स्थित है दोस्तों, इटावा वाले क्षेत्र में। और बाड़ी का युद्ध की बात करें तो ये धौलपुर में स्थित है। इब्राहिम लोदी की सेना को पुनः यहाँ पर पराजित किया जाता है, यानी कि पहले तो खातौली के युद्ध में हरा दिया, बाद में दोस्तों जो धौलपुर में बाड़ी नामक स्थान पर भी दोस्तों महाराणा सांगा ने किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये बात आपको याद है। 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया जाता है। कितनी बार हराया जाता है भाई साहब, 2 बार हराया जाता है, खातौली के युद्ध में भी और बाड़ी के युद्ध में भी। इसके बाद में आता है दोस्तों बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में फरवरी जो कि 1527 ईस्वी में होता है, जिसमें बाबर की सेना को पराजित कर दिया जाता है। पहले तो जो महाराणा जो सांगा है वो दोस्तों बाबर को हरा देते हैं 1527 ईस्वी में फरवरी के महीने में। लेकिन कहां पर दोस्तों, बयाना में। कहां पर, बयाना में। लेकिन उसके एक महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1727 की बात आती है कि खानवा का जो युद्ध हुआ ना दोस्तों, खानवा का जो युद्ध हुआ, इसमें बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया और तुलुगमा नीति का दोस्तों पद्धति का जो प्रयोग किया राणा सांगा के
खिलाफ दोस्तों इस वजह से राणा सांगा की इसमें हार हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहले बयाना के युद्ध में तो बाबर हारा, फिर बाद में जो खानवा के युद्ध में कौन हार जाते हैं, महाराणा सांगा हार जाते हैं। क्यों हारते हैं, क्योंकि बाबर ने यहाँ पर दोस्तों तोपखानों का प्रयोग किया और तुलगमा जो नीति थी इसका भी प्रयोग किया। दोस्तों राणा सांगे की मृत्यु के बारे में बात करें तो दोस्तों 30 जनवरी सन 1528 ईस्वी की बात आती है। 30 जनवरी 1528 को बसवा एक गांव आता है दौसा में, जहां पर दोस्तों सामंतों के द्वारा विष देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। जो सामंत व्यक्ति थे उन्होंने इसको दोस्तों महाराणा सांगा को विष दे दिया था। इस वजह से दिया था सामंतों ने, क्योंकि इन्होंने माना कि यार ये खुद तो मरेगा, ये हमको भी मारकर डूबेगा। कौन, महाराणा सांगा। इस वजह से जो इनके सामंत थे इनको इन्होंने दोस्तों जहर दे दिया था। बाद में जो इनका समाधि स्थल है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों महाराणा सांगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। शॉर्ट नोट से दोस्तों एग्जाम में हूबहू कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए चर्चा करते हैं महाराणा उदय सिंह के बारे में। 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी के बीच में महाराणा उदय सिंह दोस्तों मेवाड़ के शासक बनते। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से दोस्तों इसे बचाया था, किसको, उदय सिंह को। और पन्नाधाय की दोस्तों मैंने आप लोगों से जब चर्चा की थी कि जो तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, चित्तौड़गढ़ का एक गांव आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वहां की रहने वाली थी। राज्याभिषेक की बात करें तो 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में मारवाड़ के मालदेव के सहयोग से इसका क्या हुआ था दोस्तों, राज्याभिषेक हुआ था। अभी हाल ही में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि उदय सिंह का दोस्तों जो राज्याभिषेक किया गया था कुंभलगढ़ के किले में, किसके सहयोग से होता, तो मारवाड़ के एक शासक थे मालदेव। इस मालदेव के सहयोग से इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये बात आपको याद रखनी, किसकी, उदय सिंह की। उदयपुर की स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1559 ईस्वी की बात आती है। उदयपुर बसाया गया था और उसे दोस्तों अपनी राजधानी भी बसाया था। किसने बनाया था दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने। यानी कि उदय सिंह से पहले जितनी भी राजधानियां रही है वो क्या रही है, चित्तौड़गढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले राजधानी कहां थी, नागदा थी, फिर चित्तौड़गढ़ आए, चित्तौड़गढ़ के बाद में अब क्या आएगी, उदयपुर आएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो उदयपुर को राजधानी बनाया किसने, राणा उदय सिंह के द्वारा। उदय सागर झील बनवाए और मोती मगरी के सुंदर महल भी बनाए थे। क्वेश्चन दोस्तों याद रखना इंपोर्टेंट है, आरएमएसएसबी के द्वारा शानदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि मोती मगरी के जो महल है ना, इनका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो मेवाड़ के शासक होते हैं दोस्तों उदय सिंह, जिन्होंने मोती मगरी के जो सुंदर महल है इनका निर्माण कराया था। उदय सागर झील तो आप सभी जानते हो कि किसने बनाई थी, महाराणा उदय सिंह ने। याद रखना इंपोर्टेंट फैक्ट है, जबरदस्त फैक्ट है। अकबर के समय पे दोस्तों राणा उदय सिंह के समय आक्रमण होता है मेवाड़ के ऊपर। अब दोस्तों मुगलों का टाइमिंग पीरियड आ जाता है, क्योंकि 1667 ईस्वी का समय आ गया। उदय सिंह ने किले का जो भार है वो जयमल और फत्ता नामक दो व्यक्तियों के ऊपर सौंप दिया, और भाई साहब स्वयं कहाँ चले गए थे, जंगलों में। जयमल और फत्ता ने क्या किया, दोस्तों चित्तौड़ की रक्षा के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। और दोस्तों जो अकबर था ना, वो जयमल और फत्ता की जो वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवा दी। क्वेश्चन याद रखना इंपोर्टेंट है कि दोस्तों अपने विद्रोही व्यक्ति थे दोस्तों, अकबर के विरोध में खड़े हुए थे दोस्तों जयमल और फत्ता, फिर भी जो अकबर है वो उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार यानी कि एलिफेंट पर सवार पत्थर की जो पाषाण की मूर्तियां लगवा दी थी। किसकी, जयमल और फत्ता की। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये। अगली बात करते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप। राजस्थान के नहीं दोस्तों पूरे भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के दोस्तों मतलब पूरी सृष्टि के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा की बात हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वो योद्धा थे दोस्तों जो कि महाराजा शिवाजी जैसे सम्राट के समय समक्ष इनकी तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके समक्ष इनके बराबरी पर इनको रखा जा सकता है शिवाजी जैसे के साथ। महाराणा प्रताप जिनका दोस्तों राज्याभिषेक होता है 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी के बीच में। 9 मई सन 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म होता है। और राज्यारोहण की मैं अगर बात करूं तो 1572 ईस्वी में इनका राज्यारोहण होता है। सरदारों के द्वारा जगमाल के 7 स्थान पर प्रताप को शासक बनाया गया था। याद रखना, शासक कौन बनना चाहता था, जगमाल बनना चाहता था, लेकिन जो सरदार थे वो महाराणा प्रताप के पक्ष में थे। इस वजह से महाराणा प्रताप को क्या बनाया जाता है दोस्तों, शासक बनाया जाता है 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी का दोस्तों ये वो समय है जब उधर से दोस्तों जो मारवाड़ के जो शासक थे ना, वो किसको सहायता दे रहे थे, मुगलों को। रणनीति में अगर इनसे बात करूं तो मुगलों से बचने के लिए इन्होंने निवास स्थान गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया है। कि दोस्तों पहले ये जो गोगुंदा में रहते थे, बाद में इन्होंने अपना जो निवास स्थान है वो कुंभलगढ़ कर लिया था। सैन्य सुधारों की बात करें तो पहली बार दोस्तों इन्होंने भीलों
और सामंतों को गुट बनाया और उन्हें उच्च पद दिए। क्वेश्चन बन सकता है आरपीएससी के द्वारा, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों से यहाँ से बनाया जा सकता है कि मेवाड़ के ऐसे कौन से प्रथम शासक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले भीलों को अपनी सेना में शामिल किया था। क्वेश्चन बन सकता है। और सामंतों का गुट बनाया किसने? महाराणा प्रताप ने। तो पहली बार भीलों को अपनी सेना में शामिल करने वाले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं महाराणा प्रताप। कौन आते हैं? महाराणा प्रताप। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट है, जबरदस्त है। इनके समय में अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिनमें नंबर 1 आते हैं जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। कई बार इनके दोस्तों जो करामी आप लोगों से पूछा जा चुका है, जिसे आप अक्सर एक ट्रिक के द्वारा याद करते हो, जमा भाटो। क्या दोस्तों? जमा भाटो। ठीक है दोस्तों, तो भाटे को जमाना है। जैसे दोस्तों जमाल का, म से मान सिंह, ब से भगवंत दास, तो से टोडरमल। सबसे अंत में आए थे टोडरमल, ये बात आपको याद रखनी है। इन्हीं के समय में दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध होता है, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। 18 जून 1576 ईस्वी की बात आती है। खमनोर राजसमंद में तो ये युद्ध होता है। मुगल सेनापति यहाँ पर जिसका नाम है दोस्तों मान सिंह, ये मान सिंह वही व्यक्ति है जो कि मुगलों का सेनापति था। याद रखना, इंपोर्टेंट है। तो खमनोर राजसमंद में 18 जून सन 1576 ईस्वी को ये युद्ध होता है। कभी कभी इसकी जो डेट है वो 21 जून भी मान ली जाती है। दोनों बात आपको याद रखनी है। हरावल बादशाह का दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे, इनके समय में दोस्तों जो हरावल दोस्तों जो सेना थी, हरावल का मतलब होता है दोस्तों अग्रभाग। तो अग्रिम दोस्तों जो दस्ताना था, इसके दोस्तों जो नेतृत्व करता थे वो आते हकीम खां सूरी। एक वैसा व्यक्ति दोस्तों जो कि मुगल होते हुए भी, मुस्लिम होते हुए भी दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना का दोस्तों नेतृत्व किया था। हकीम खां सूरी देशभक्त थे पूरी तरह से दोस्तों, याद रखना, इंपोर्टेंट है। झाला बीदा की मैं बात करूं दोस्तों, तो झाला बीदा ने का बलिदान, संकट के समय पे महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया ताकि महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ठीक है दोस्तों, तो झाला बीदा आपको याद रखना है। दोस्तों दो व्यक्ति आते हैं, एक आता है दोस्तों झाला अज्जा। और करना, यहाँ पे आप लोगों के सामने मेवाड़ के 2 शासक है, 1 और 2। उसी प्रकार से 2 व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। नंबर में चर्चा करता हूं महाराणा सांगा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? महाराणा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जो थे ना दोस्तों, इनके समय में जो राज पद है दोस्तों, या यूं कह सकते हैं दोस्तों जो मुकुट को धारण करते हैं ना, वो करते हैं, वो व्यक्ति है, उसका नाम है दोस्तों झाला अज्जा। क्या नाम है दोस्तों? झाला अज्जा। झाला अज्जा। देखिए अज्जा पहले आता है दोस्तों, अ शब्द पहले आता है, इसलिए अज्जा जो है वो पहले आएंगे। लेकिन दोस्तों जो महाराणा प्रताप के समय में दोस्तों जो महाराणा प्रताप का जो मुकुट धारण करता है वो है दोस्तों झाला बीदा। कौन है दोस्तों? झाला बीदा। ये भी बात आपको याद रखनी है। और ब हमेशा बद में आता है दोस्तों झाला बीदा। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में न हो, ये अगर आप दोस्तों कि महाराणा सांगा के समय जो खातोल जो बयाना का सॉरी दोस्तों जो खातोली का युद्ध था ना दोस्तों, खातोली के युद्ध के बाद में दोस्तों होता है हमारा दोस्तों बाडी का युद्ध। बाडी के बाद में इसका होता है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के समय में जो महाराणा सांगा का जो तो जो क्या नाम से अपना जो राज तिलक होता है, या यूं कर सकते हैं दोस्तों जो मुकुट होता है, वो किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। और महाराणा प्रताप के समय किसने नेतृत्व किया था? झाला बीदा ने। ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। आइए चर्चा करते हैं। झाला बीदा के द्वारा महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया जाता है। और प्रमुख युद्धों की अगर हम बात कर ले, तो जो हल्दीघाटी का जो युद्ध था ना, इस हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये भी बात आपको याद रखनी है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूंकी ने कहा था दोस्तों। हल्दीघाटी का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी दोस्तों कई बार आप लोगों को एक ट्रिक बताई है, उसको आप इसको याद ही कीजिए। एक आती दोस्तों अख, एक आती दोस्तों बग। ठीक है दोस्तों, अ से मतलब हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल, और ख का मतलब हो जाएगा दोस्तों खमनोर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ब का मतलब हो जाएगा दोस्तों बदायूनी, और दोस्तों ग से मतलब हो जाएगा दोस्तों गोकुंदा का युद्ध। यानी कि जो अबुल फजल है वो दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहते हैं। और बग का मतलब हो जाएगा दोस्तों ब से बदायूनी, और ग से गोकुंदा का युद्ध कहता है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दीघाटी का युद्ध तथा मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। ये भी बात आपको याद रखना। बाद में दोस्तों इन्हीं के समय में दोस्तों एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कि दोस्तों इन्होंने दोस्तों नारियों का सम्मान किया। नारियों का सम्मान कैसे किया? 1580 के बाद की बात आती है, जब अमर सिंह ने दोस्तों मुगल दोस्तों जो शासक थे ना, उनकी जो महिलाएं थी उनको बंदी बना लिया था। तो अमर सिंह के द्वारा बंदी बनाई गई थी खान खा के परिवार की जो महिलाएं थी ना, इनको बंदी बनाया लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप ने आदेश दिया अपने पुत्र को कि इन नारियों को पुनः सम्मान सहित वापस इनके शिविर में छोड़ दिया जाए। ये गलत बात है, किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसने कहा? महाराणा प्रताप ने कहा अपने पुत्र अमीर सिंह से। तो खानका की जो परिवार की जो महिलाएं थी उनको वापस छोड़ दिया जाता। ये भी बात आपको याद रखना।
महाराणा प्रताप के समय दोस्तों जो अंत में जाके एक युद्ध होता है जिसका नाम है दोस्तों दिवेर का युद्ध। क्या होता है दोस्तों? दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 ईस्वी में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खां को मारा और कर्नल जेम्स टोड ने इसी युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो आप इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक याद रख लेना, दिमे शब्द। क्या करोगे दोस्तों? दिमे, यानी कि मेवाड़ का देखो दी से दोस्तों दिवे का युद्ध और मैं से हो जाएगा दोस्तों मैराथन। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। सुल्तान खान ने सॉरी दोस्तों जो अमर सिंह थे ना, इन्होंने 1580 की बात आती है, 1580-82 के लगभग की बात आती है, जब ये युद्ध चल रहा था ना, तब अमर सिंह ने सुल्तान खान को एक ही तलवार से 202 टुकड़ों में बांट दिया था, इसको घोड़े सहित। किसको? घोड़े सहित। ये भी बात आपको याद रखनी, किसको? सुल्तान खान को। इनकी राजधानी की बात करें तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो 1585 ईस्वी तक चावंड को नई राजधानी बनाया। कब बनाया? 1585 ईस्वी में चावंड को नई राजधानी बनाया जाता है। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। तो इनकी दोस्तों राजधानियों को क्रम देके पहले तो दोस्तों जो इनकी राजधानी है वो बनती है दोस्तों नागदा। क्या बनती है? नागदा। नागदा के बाद में बनती है चित्तौड़। कौन बनती है? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में बनी भैया उदयपुर। उदयपुर के बाद में जो राजधानी बनती है वो बनती है चावंड। क्या बनती है? चावंड। ये भी बात आपको याद रखनी है। 19 जनवरी की बात आती है, 1597 ईस्वी में अंतिम संस्कार चावंड में किया गया था। चावंड के पास में एक जगह आती है बांडोली। बांडोली नामक गांव में इनका दोस्तों क्या किया गया? अंतिम संस्कार किया गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। बाद में इनका जो पुत्र है वो शासक बनता है राणा अमर सिंह। क्या नाम बनता है दोस्तों? जो राणा अमर सिंह है वो शासक बनता है 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी के बीच में। 1597 ईस्वी में प्रताप के बाद में ये दोनों गद्दी पर बैठे। मुगल अभियानों की बात करें तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां खुर्रम यानी कि शाहजहां को मेवाड़ भेजा था। तो वो दोस्तों मेवाड़ इसी के समय आए थे, महाराणा अमर सिंह के समय। इंपोर्टेंट है, जिसे बाद में जो शाहजहां था ना, इसी का नाम पहले दोस्तों शाहजहां खुर्रम हुआ करता था। बाद में जब ये दोस्तों मुगलों की जो गद्दी पर बैठते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है शाहजहां। तो ये दोस्तों अमर सिंह के समय ही दोस्तों अभियान के रूप में मेवाड़ आया था। और इसी के समय दोस्तों, किसके समय? जहांगीर के समय दोस्तों एक संधि होती है जिसका नाम है मेवाड़ मुगल संधि, जो कि फरवरी सन 1615 ईस्वी को होती। कब होती है? 1615 ईस्वी को। सामंतों और कुंवर करण सिंह के दबाव में संधि स्वीकार की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है कि जो अमर सिंह थे, इस अमर सिंह का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है दोस्तों करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। इस करण सिंह और दो करण सिंह के सहयोगी दो व्यक्ति थे जो सामंत, इन दोनों ने मिलकर जो राजा थे अमर सिंह, इस अमर सिंह के ऊपर दबाव डाला कि आप संधि कर लीजिए। किससे? दोस्तों जहांगीर से। तो इस वजह से ये जो संधि की गई थी, किसके दबाव में आकर? करण सिंह पुत्र कंवर सिंह और सामंतों के सहयोग के कारण। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। शर्तों की बात करें तो इस संधि के तहत दोस्तों मेवाड़ और जो मुगल संधि थी, इस संधि की शर्तों के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस मिला, लेकिन उसकी मरम्मत पर रोक लगा दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये कहा गया था कि आप इस जो किले है ना, चित्तौड़गढ़ का किला, इसकी आप मरम्मत नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जो अमर सिंह है वो इसकी मरम्मत करते हैं। परिणाम स्वरूप 90 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का अंत हुआ और अमर सिंह स्वयं संधि से दुखी होकर राज कार्य में से विरक्त हो गए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आज के दोस्तों जो हमारे अंतिम दोस्तों जो शासक आप लोगों से बचते हैं वो है दोस्तों राज सिंह। राज सिंह जो कि मेवाड़ की गद्दी के सबसे अंतिम सम्राट माने जाते हैं। राज सिंह 1652 ईस्वी से 1680 के बीच में इनका टाइमिंग पीरियड आ जाता है। चर्चा करते हैं इन्होंने दोस्तों जो मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संधि हुई फरवरी सन 1615 ईस्वी को, उस संधि का दोस्तों इन्होंने क्या किया? उल्लंघन किया और इन्होंने चित्तौड़ की मरम्मत करना शुरू कर दिया। चित्तौड़गढ़ की जैसे ही दोस्तों मरम्मत की जाती है तो संधि के विरुद्ध मरम्मत शुरू हुई, जिससे मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने दोस्तों इसके ऊपर ढहा दिया। क्या कहा दोस्तों? सेनापति ने इसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करके उसको दोस्तों जो मरम्मत की जा रही थी उसको ढहा दिया। औरंगजेब से इसका विवाद हुआ। किसका? राज सिंह का। चारुमती की बात करें, चारुमती एक महिला थी दोस्तों, जो कि पहले तो औरंगजेब जो होता उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन चारुमती किसी शादी करना चाहती थी? राज सिंह से शादी करना चाहती थी। किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर औरंगजेब को अपना अप्रसन्न कर दिया, क्योंकि जो चारुमती थी वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी और औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था। लेकिन चारुमती ने किसको चुना? राज सिंह को। इस वजह से जो औरंगजेब है वो इससे नाराज हो जाता है 1600 ईस्वी के समय पे। जजिया कर की अगर हम आप लोगों से बात करें तो जजिया कर लगा दिया जाता है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। कहां पर दोस्तों? हमारे पूरे भारत में। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया 1679 ईस्वी को। और दोस्तों
जिसका विरोध किया, किसने किया दोस्तों? राज सिंह ने। राज सिंह के द्वारा इसका दोस्तों विरोध किया जाता है जजिया कर का। राठौड़ और मुगल संघर्ष। अब हुआ क्या दोस्तों कि राठौड़ों के बीच में, जो राठौड़ थे ना, मारवाड़ के जो राठौड़ और मुगलों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, तो औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ इनके मारवाड़ का साथ दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो औरंगजेब की जो विरुद्ध जो राठौड़ थे ना, इनका साथ दिया था किसने दोस्तों? राज सिंह ने। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसने दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण कराया। अकाल प्रबंधन हेतु गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण कराया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजसमंद झील का जो निर्माण है वो किस नदी के पानी को रोककर किया गया था? तो गोमती नदी के पानी को रोककर इस नदी का जो, तो इस झील का निर्माण कराया गया था। और इसी की झील के, इसी झील पर दोस्तों आपको पता है दोस्तों, 9 चौकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है दोस्तों? 9 चौकी महल भी यहीं पर बने हुए हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी, 9 चौकी बनी हुई है। इसी की राज सिंह के समय पे दोस्तों एक राज प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई थी, जिसका स्थान की बात करें तो राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है 9 चौकी। ठीक है दोस्तों, कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। उत्तरी किनारे पर स्थित है, दक्षिणी किनारे पर नहीं, पूर्व किनारे पर नहीं, पश्चिमी किनारे पर भी नहीं। कहां पर? उत्तरी किनारे पर स्थित है, राजसमंद झील के 9 चौकी। और इसके दो लेखक थे, रणछोड़ भट्ट थे। जो राज प्रशस्ति लिखी गई, इसके लेखक कौन आते हैं? रणछोड़ भट्ट आते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसी प्रशस्ति की जो विशेषता क्या आती है? विशेषता ये आती है कि ये 25 काले संगमरमर की दोस्तों शिलाओं पर खुदा संगमरमर का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे दोस्तों गुहिल वंश के बारे में शॉर्ट नोट्स, जो कि आप लोगों से हमने चर्चा की, आप लोगों को बताया था। आने वाले समय में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।